Hello friends, my name is Jasmine and welcome to my channel Audit and Law by Jasmine. I hope ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगी, आप अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होंगे। तो आज जो चैप्टर जो कि मोस्ट वास्ट चैप्टर है ऑडिट ऑफ बैंक्स, वो हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये चैप्टर डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी वेटेज हर एग्जाम में रहती ही रहती है, हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। इट्स अबाउट कि 5 to 6 मार्क्स का ये टॉपिक आता है। दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट और हो सकता है इस पे कोई एमसीक्यू फ्रेम अप हो जाए। तो 5 to 7 8 मार्क्स तक ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑडिट ऑफ बैंक्स में आज तक क्या क्या क्वेश्चंस आ गए हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। मेनली जो क्वेश्चंस आईसीएआई ने फ्रेम किए हैं वो है कि एक तो क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के ऊपर, कॉन्करेंट ऑडिट के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, उसकी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, एंड एनपीए जो कि एडवांसेस का टॉपिक है, उसमें आईसीआई 2 बार क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है। एंड वन टाइम आईसीआई हैज आस्क्ड द क्वेश्चन ओवर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस क्या हैं जो कि अराइज होती हैं। तो इस धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कवर करेंगे एंड यू वुड गेन मच कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे कवर करेंगे दैट इज द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस अराइजिंग इन द ऑडिट ऑफ बैंक्स बिकॉज ऑफ। ये आपको इसकी हेडिंग भी रिक्वायर्ड है लर्न करनी, एंड इसमें मैं आपको जो कीवर्ड्स है वो मार्क करवा देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस कि क्या ऐसे रिस्क ऑडिट कंसिडरेशंस में क्या ऐसे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस है जहाँ पे ऑडिट ऑफ बैंक्स करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जो बैंकिंग ऑपरेशंस है इनका स्केल बहुत बड़ा है। स्केल ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस इज वेरी वास्ट, एज यू नो। एक्सटेंसिवली ये डिपेंड करते हैं आईटी के ऊपर, एंड इनका इफेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इनको वेरियस नॉर्म्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, और न्यू न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, इन वजह से हमें जो है कॉन्करेंट और ये जो बैंकिंग के लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। तो जो नेक्स्ट इसका ये पॉइंट है दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। चेंज होती रहती है बैंक्स में, जैसे न्यू न्यू कुछ भी सर्विसेज आप हमें इंट्रोड्यूस करते हैं बैंक्स। ठीक है, जैसे नेट बैंकिंग और मोबाइल, जिसकी वजह से बैंक्स को ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो ये सारे पॉइंट से ऑडिट कंसिडरेशन, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। देन इज अ लीगल फ्रेमवर्क, जस्ट गिव इट अ रीडिंग, जस्ट रीड दिस टॉपिक वंस। कुछ खास नहीं है, वेरियस लॉज के बारे में बताया गया है जो बैंकिंग के ऊपर लगते हैं। देन कम्स फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेनली हम यहाँ पे जो देखेंगे दैट इज द कि अपॉइंटमेंट लेटर में जो बैंक है वो क्या भेजेगा जब हमें एक सेंट्रल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के द्वारा भेजना है, यानी अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या बातें गई हुई होंगी, पीरियड अपॉइंटमेंट क्या है, अदर सेंट्रल ऑडिटर्स की क्या पर्टिकुलर्स हैं, प्रीवियस ऑडिटर्स जो थे उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी कि आपको इन इन चीजों के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, दैट। एंड द लास्ट वन इज एक स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिव्यू जाएगी, जिसके साथ जो है ऑडिटर्स को वो कंप्लाई करना पड़ेगा। देन देन नेक्स्ट इज कि हम स्कोप के बारे में देखेंगे। स्कोप के बारे में आप यहाँ पे पॉइंट्स को रीड आउट कर लीजिएगा। आई वुड जस्ट एक समरी की तरीके से आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट रिलेट्स टू आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जो कि हम सेक्शन 143 में पढ़ते हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट में, जो स्पेशल कंपनी ऑडिटर का सेक्शन है उसमें पढ़ते हैं। देन द लफार, देन और कंप्लायंस हमने करना होता है एसएलआर रिक्वायरमेंट्स के साथ। आगे इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन अब यहाँ पे आरबीआई के नॉर्म्स या जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उनके रिगार्डिंग ऑडिटर को 3 चीजों के बारे में जो है कि ध्यान देना होता है या रिपोर्टिंग करनी होती है, सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने में। सबसे पहला है ट्रेजरी ऑपरेशंस। उसके बाद जो है वो देखिएगा कि जो भी उन्होंने अपनी की एरिया गाइडलाइंस बता रखे हैं उसके रिगार्डिंग जो आईसीआई ने इशू की, आरबीआई ने इशू किए। एंड देन इज द इनकम रिकॉग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन या उनकी प्रोविजनिंग के रिगार्डिंग। तो ये आरबीआई से रिलेटेड 3 पॉइंट हो गए। ट्रेजरी ऑपरेशंस हो गया, सबसे पहले ट्रेजरी ऑपरेशंस हो गया। देन कोई भी की एरिया जहाँ पे गाइडलाइन जो कंप्लायंस की बता रखे हैं वो। एंड द लास्ट वन इज कि आपके इनकम रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले एक तो पॉइंट हो गया हमारा सेक्शन 143 से रिलेटेड, फिर लफार से रिलेटेड, फिर एसएलआर रिक्वायरमेंट, एंड देन 3 पॉइंट्स आगे हमारे आरबीआई के रिगार्डिंग।
जो नेक्स्ट आता है वो सेक्शन 143.12 है, यानी आपको ये चीज एक इजी करना याद होगा कि क्या क्या चीजें इसमें थी। 143.12 में जो भी वो फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, उसे फ्रॉड के रिगार्डिंग जो भी सीरियस इरेगुलरिटीज है वो, तो वैसे इतना सफिशिएंट है स्कोप के लिए करने के लिए आपको। बाकी एक पॉइंट और आप देख सकते हैं, दैट इज अनयूज जो भी बैंक रिसीट्स वगैरह पड़ी है उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा, तो ये सारे ऑडिटर के स्कोप में कवर होते हैं पॉइंट। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि अथॉरिटी यानी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो जो बैंकिंग कंपनी होती है नॉर्मल, उसको उसमें जो ऑडिटर अपॉइंट होता है दैट इज अपॉइंटेड इन द एजीएम बाय द शेयर होल्डर्स। और जो कोई नेशनलाइज बैंक होते हैं उसे अपॉइंट करते हैं वही कंसर्न बैंक है, खुद अपॉइंट करता है, बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ यानी कम्युनिकेट करके उनके साथ मिलके। और जो नेक्स्ट है कि और यानी इस केस में आइदर केस में अप्रूवल ऑफ आरबीआई रिक्वायर्ड होती है बिफोर द अपॉइंटमेंट। और जो ऑडिटर्स जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के जो ऑडिटर्स हैं उसको सी&एजी अपॉइंट करता है, ठीक है। और जो इन एसबीआई बैंक्स की जो सब्सिडरीज वगैरह होती हैं तो उसको जो है एसबीआई बैंक खुद ही अपॉइंट कर देता है। देन नेक्स्ट इज कि जो रीजनल रूरल बैंक होता है, आरआरबी बैंक्स होते हैं, उसके अपॉइंटमेंट करते हैं वो खुद बैंक्स, बस सीजी के साथ कंसल्ट करके उनके साथ यानी उनके मिलके। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग द कि ऑडिट कंडक्ट करना, यानी एक तरीके से ये प्रोसीजर है, प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट है इसको याद करना, इसके यानी कीवर्ड्स को याद करना और इसकी जो मेनली इनकी हेडिंग पोर्शन को याद करना। तो इसके लिए एक निमोनिक है जस्ट इनकी सीरीज को याद करने के लिए, दैट इज IUR ER। IUR ER। तो आई से इनिशियल कंसिडरेशंस, अंडरस्टैंडिंग, रिस्क असेसमेंट, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। तो इसको याद करने के लिए हम एक बेसिक सा एक स्टोरी टाइप बनाएंगे कि अच्छा जो इनिशियल कंसिडरेशंस है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। कुछ इसमें स्टैंडर्ड की बातें आएंगी, कुछ इसमें एथिक्स की बातें आएंगी और कुछ जो है इसमें जर्नल बातें आएंगी। तो इन सबको मिला के हम याद करेंगे इनिशियल कंसिडरेशन। सबसे पहले एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस, तो ये हमने कवर किया था एसए 220 में, तो उसकी बात आ गई यहाँ पे। देन डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, ये कहाँ पे कही जाती है डिक्लेरेशन ऑफ, मेनली ये कंपनी ऑडिट का पॉइंट रहता है वहां पे। इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक्स बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ये एथिक्स का पॉइंट है कि ऑडिटर के कोई भी अगर इंटरनल डेटनेस है, इंटरनल असाइनमेंट्स यानी कुछ और भी असाइनमेंट्स है तो वो उसे बतानी पड़ेंगी। देन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट हम ऐसे 210 में कवर करते हैं। कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर जो है वो करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द एथिक्स पोर्शन। एथिक्स पोर्शन में इसको कवर करेंगे। देन प्लानिंग, नॉर्मली ये सभी स्टैंडर्ड्स में कहा गया है जैसे 300 में भी। और एस्टेब्लिश एंगेजमेंट ये भी 220 का पार्ट है। तो दो चीजें इसमें 220 की आ गई, क्या क्या एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस करना और जो हमें एंगेजमेंट टीम को एस्टेब्लिश करना अपनी। देन 210 में क्या गई थी, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट की बातें आ गई। देन एथिक्स की दो बातें आ गई, पिछले ऑडिटर से कम्युनिकेट करो, अगर इंटरनल कोई असाइनमेंट है तो वो बताओ। और एक कंपनी ऑडिट की यहाँ पे बात आ गई, दैट इज कि आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी अगर आपकी कोई भी इनडेटनेस है कंपनी के अंदर। अब अंडरस्टैंड क्या करेंगे, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहले आप एंटिटी को समझ लो, बैंक को समझ लो और उसका जो एनवायरमेंट है, जैसे उसका यानी जो हमारे ऐसे 315 की जो हेडिंग है उसको, एंटिटी को समझ लो यानी बैंक को समझ लो, उसके एनवायरमेंट जैसे इंटरनल कंट्रोल को समझ लो, उसके बाद किसको समझ लो, उनकी अकाउंटिंग प्रोसेस को समझ लो, एंड एट लास्ट उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है उसको समझ लो। देन अब रिस्क असेसमेंट क्या होता है। रिस्क असेसमेंट सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और रिस्क को देखेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट अगर है तो नहीं। लाइक अब एक सीरीज सी है ये, सबसे पहले आइडेंटिफाई और असेस करेंगे कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है या नहीं। फिर देखेंगे कि रिस्क कहीं फ्रॉड की वजह से तो नहीं हुआ, फ्रॉड जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इंक्लूड फ्रॉड की वजह से नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे कि स्पेसिफिक रिस्क क्या है, असेस करेंगे उनको। एंड एट लास्ट अगर कंपनी ने आउटसोर्स किया गया है, जैसे हम नॉर्मल एंटिटीज में 402 लगाते थे इसके ऊपर, तो यानी आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज है उसके रिगार्डिंग रिस्क देखेंगे। तो इसको एक स्टोरी टाइप में लर्न करेंगे, अच्छा ये हुआ देन इसके बाद ये स्टेप, तो ऐसे ये पॉइंट जल्दी याद होंगे। अब एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को याद करना भी बहुत इजी है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज टॉपिक्स। सबसे पहले हम एंगेजमेंट टीम्स के साथ डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम लोग जो सब ऑडिट एज ए टीम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप डिस्कशंस करेंगे, उसके बाद हम अपना एक ऑडिट प्लानिंग का मेमोरेंडम बनाएंगे,
ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। देन हम उनको बताएंगे कि क्या क्या ऑडिट मटीरियलिटी है। गोइंग कंसर्न के अबाउट कंसिडरेशंस करेंगे कि क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है, हमारी बैंक जो है। देन हम उसके बाद जब जो भी हमें स्टार्टिंग लेवल पे रिस्क असेस हुए थे तो उसके रिगार्डिंग हम रिस्पॉन्सेज फ्रेम अप करेंगे। तो ये था, एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशंस करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि प्लानिंग मेमोरेंडम बनाएंगे और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। उसके बाद 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो ऑडिट मटेरियलिटी है उसको डिटरमाइन करेंगे और गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग हम अपनी कंसिडरेशंस को बनाएंगे। और एट लास्ट जो भी असेस रिस्क था उसके रिगार्डिंग हम अपने रिस्पॉन्सेज बनाएंगे। रिपोर्टिंग 3 चीजों की करनी होती है। फर्स्ट इज जो भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, जैसे एज पर ऐसे 700 या कुछ अगर मॉडिफिकेशन हो रही है तो 706 या 705, कुछ भी ऐसी बात है। देन लफार बनाएंगे। और अगर कहीं पे भी कुछ भी एनी अदर मैटर जो कि बैंक ने या गवर्नमेंट ने या रेगुलेशन के रिगार्डिंग अगर रिक्वायर्ड है तो उसको भी हम रिपोर्ट करेंगे। तो ये था हमारा कंडक्टिंग एन ऑडिट, IUR ER। देन इसको आप अगर एक रीडिंग देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी इवन टू रीड दीज टॉपिक्स। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, मेनली आपको इनकी हेडिंग्स पे फोकस करते हुए चलना है। नेक्स्ट जब है अंडरस्टैंडिंग, उसमें एक वास्ट टॉपिक आता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हमारी एंटिटी यानी जो मैनेजमेंट है वो खुद भी बनाती है, तो उसको समझना। इसके लिए वी हैव अ निमोनिक OICMR। O stands for oversight का फंक्शन, oversight by the TCWG। देन आइडेंटिफाई, हम जो भी रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट करना और मॉनिटरिंग करना। ये सारी जो बातें हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ऐसे 315 उनसे कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है। देन कंट्रोल एक्टिविटीज को बताना, मॉनिटरिंग करना एक्टिविटीज के, एंड लास्ट इज द रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होना। तो इस सारी को समझ के वी कैन अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन फ्रेम अप हो सकता है। सो ये जो OICMR है दिस विल लाइक फेच यू द मार्क्स। तो चलिए अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको साथ साथ जैसे मार्किंग्स भी करवाती जा रही हूँ, दैट इज स्पेशल कंसिडरेशंस इन IT एनवायरनमेंट। IT एनवायरनमेंट का देखा हमने कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बैंकिंग्स में भी, और आजकल तो हर एंटिटी हर बिजनेस ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट रोल है ही। तो उसके रिगार्डिंग की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स क्या है दैट एन ऑडिटर नीड्स टू एड्रेस जब वो ऑडिट कर रहा है किसी कंप्यूटराइज बैंक की। एवरी बैंक इज कंप्यूटराइज ऑब्वियसली। तो उसको क्या क्या पॉइंट्स देखना पड़ेगा। ये पॉइंट्स एज सच नहीं है कि आपको आते नहीं है या कुछ भी, दीज आर वेरी इजी टू रिमेम्बर, बट आप इन इतने वेरियस पॉइंट्स में से कुछ 7 to 8 पॉइंट्स अगर याद कर लेंगे दैट वुड बी इनफ फॉर यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी डाटा होगा ना उसको ऑथोराइज्ड कंप्लीट, लेट मी हाईलाइट यू द पॉइंट्स। इंश्योर करेंगे कि जो डाटा होगा कुछ भी जो भी प्रोसेसिंग के लिए आगे के लिए अवेलेबल होगा वो ऑथोराइज, एक्यूरेट और कंप्लीट होगा वो डाटा। देन कि अगर मान लो कुछ भी ऐसा होता है, लाइट वगैरह चली जाती है कि पावर की इंटरप्शन हो जाती है ड्यू टू द इन द केस ऑफ इंटरप्शन ऑफ पावर, तो आपका कोई भी मैकेनिकल यानी कोई भी आपकी जो प्रोसेस चल रही थी उसका फेलियर नहीं होगा, वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां पे आपकी प्रोसेस यानी स्टॉप हुई थी। मैकेनिकल और प्रोसेसिंग फेलियर, सिस्टम रीस्टार्ट विदाउट डिस्टॉर्टिंग द कंप्लीशन ऑफ द एंट्रीज या फिर रिकॉर्ड। ठीक है, फिर अगर कोई भी अनऑथराइज अमेंडमेंट जो आपका जैसे मास्टर रिकॉर्ड होता है या जहाँ पे आपके मेनली सर्वर्स वगैरह पड़े होते हैं वहां पे उस सिस्टम की प्रिवेंट करेंगे अनऑथराइज अमेंडमेंट्स वगैरह करना उसके ऊपर। ठीक है, और देन आप देखेंगे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंश्योर करेंगे। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज देखेंगे इसमें आप। तो आगे के जो पॉइंट्स है, जैसे 4 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो है कि जो आपने जो भी सिस्टम का जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो अपडेटेड हो, उसके सारे मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट हो चुके हों। जो आप बैकअप ले रहे हो जो सेंट्रल लोकेशन पे है, तो उसके रिगार्डिंग सेंट्रल ऑडिटर क्या अश्योर करेगा कि आपका जो डेटा जो बैकअप है वो डेली और मंथली बैकअप्स हो। ठीक है, और ड्यूरेबल हो, इंडेक्सेशन हो कि, और कोई भी जो आपकी ये बैकअप है वो किसी एक बंदे की कस्टडी में नहीं बल्कि जॉइंट कस्टडी में रहना चाहिए। एंड डेली बैकअप्स के 6 सेट्स बनने चाहिए, एक तो वीकडे के लिए एंड 12 सेट्स फॉर ईच मंथ के लिए बनना चाहिए। और बैकअप रजिस्टर को मेंटेन भी करो एंड अपडेट भी करो। और जो ये आप भी बैकअप का जो भी आपका मीडिया होगा इसको फायर प्रूफ कैबिनेट में रखना पड़ेगा। और एंटीवायरस जो भी सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। और कंप्यूटर रिस्ट्रिक्टेड रूम जहाँ पे आपके कंप्यूटर्स पड़े हैं, सिस्टम्स पड़े हैं, सर्वर्स पड़े हैं, तो उसमें सिर्फ ऑथराइज पर्सन की ही एंट्री हो, बाकी सबके लिए प्रोहिबिटेड हो। तो ऐसे ही आपको यानी कि कंट्रोल के एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे और ऑडिटर इन सब चीजों को वेरीफाई करेगा ताकि जब भी वो IT कंसिडरेशंस को देखता है एक एंटिटी एक बैंक के अंदर।
नेक्स्ट जो और अमेंडेड टॉपिक है दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग और बेसल 3 का फ्रेमवर्क। इसमें हम आईसीएआई ने जो न्यू स्टडी में हटाया है उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं। तो इस टॉपिक को आप एक इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस पे ही आईसीएआई क्वेश्चन फ्रेम अप कर दे। तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है? ये मेनली रिस्क असेसमेंट के लिए, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो इसको आप डिटेल में, इसमें कीवर्ड्स बहुत छोटे टॉपिक है, तो इसके आप हर एक लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आरबीआई हैज रिक्वायर्ड दैट कि सारे कमर्शियल बैंक्स को, दैट ऑल द कमर्शियल बैंक्स, बस एक्सक्लूडिंग किस किस को एक्सक्लूड किया गया है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक एंड एलएबीज। तो यहाँ पे शुड प्ले, यानी उनको एक बोर्ड अप्रूव्ड एक स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क को अब बनाना पड़ेगा अपने बैंक्स के अंदर, ताकि वो सूट करे उनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को। जैसे उनको जो भी उनको एज पर बैंक है, बैंक टू बैंक ये वेरी करेगा, विच वुड इंटीग्रेट इनटू द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी उसका पार्ट बनेगा ये। तो ये इस तरीके से डिजाइन होते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए वेदर द बैंक है उसके पास इनफ कैपिटल है, ताकि अगर कुछ भी ऐसी सरवाइव कर पाए, कुछ भी ऐसी प्रोबेबल उसको एडवर्स सिचुएशंस लगती है, इकोनॉमिक कंडीशंस लगती है, उसमें सरवाइव कर पाए, एंड टू मेंटेन इनफ बफर टू स्टे अफ्लोट, यानी कोई भी ऐसी डिफिकल्टी आती है तो उससे बाहर निकल पाए। तो इस सब के रिगार्डिंग ऑडिटर को एक समझना पड़ेगा। यानी ये स्ट्रेस टेस्टिंग एक आरबीआई ने बैंकिंग्स के ऊपर एक रिक्वायरमेंट डाली है, इसके साथ सारे कमर्शियल बैंक्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। ऑल द कमर्शियल बैंक्स को एक्सक्लूडिंग आरआरबी और एलएबीज जो है उसको एक्सक्लूड करके सारे बैंक्स को इसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। देन इज द बेसल 3 फ्रेमवर्क। बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या बात करता है कि इट रिलेट्स टू द, यानी कैपिटल एडिकेसी की रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस के साथ ये बात करता है, जो कि जैसे कैपिटल एडिकेसी रिक्वायरमेंट बैंक्स को मेंटेन करने पड़ते हैं, 2 टीयर्स में उनको कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, टीयर 1 कैपिटल एंड 2। तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि जो विच बैंक हैज टू अचीव, यानी बेसल 3 में उनको अचीव करनी थी, लेकिन बेसल 1 कैपिटल एडिकेसी नॉर्म जो थी वो सिर्फ थी प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग थी ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड द शेयर होल्डर्स, ठीक है। लेकिन जो और जैसे क्योंकि इन्वॉल्व हो रहे हैं मेथड्स जिसके रिगार्डिंग हम रेगुलरिटी कैपिटल को और इंश्योर करें, उसका यूज ऑफ कैपिटल जो है वो उसका जो है वो जो भी आपके कैपिटल बैंक्स के पास है उसका जो यूज है वो एफिशिएंट हो, यानी उसका कोई मिसयूज ना कर रहा हो। तो इसके रिगार्डिंग कैपिटल एडिकेसी के पॉइंट्स थे। देन इसमें आगे जो बात की गई है दैट इज बेसल 3 आपको बताता है, जैसे बेसल 1 में था कि हम प्रोटेक्शन करते हैं ऑफ द डिपॉजिटर्स और शेयर होल्डर्स की, वैसे बेसल 3 आपको स्ट्रेंथन करता है कि आपके रेगुलेशन, सुपरविजन और रिस्क मैनेजमेंट जो है बैंकिंग की, उसकी रेगुलेशन, सुपरविजन एंड रिस्क असेसमेंट को, मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना। ये एक ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है, ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है, और इसमें हम क्या क्या कवर करते हैं? कैपिटल एडिकेसी ऑफ बैंक कवर है, इसमें स्ट्रेस टेस्टिंग भी कवर है और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क भी कवर है। तो मेजरली ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे बेसल 3 के ग्लोबल जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है उसमें कवर है। तो मेनली इसका क्या एम है? इवन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, बेसल 3 के क्या एम्स हैं। तो एक भी लाइन इसमें, एक भी वर्ड मिस आउट करने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस्ड रह के इस चीज को पढ़ना। तो बेसल 3 के क्या करता है? सबसे पहले वो बोलेगा कि इम्प्रूव करना बैंकिंग सेक्टर्स की एबिलिटी को, ताकि कोई भी ऐसा शॉक्स उसको लगे या कोई भी एकदम से ऐसा सिनेरियो आया, लाइक कोरोना के टाइम में जो भी सिनेरियो आया, तो कुछ भी ऐसा, या डिमोनेटाइजेशन के टाइम कुछ भी ऐसा सिनेरियोज आना, उसको एब्जॉर्ब करना, अराइजिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस इररेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, देयर वो रीजन चाहे कुछ भी हो, शॉक्स को हैंडल करना, उसके लिए बैंक को हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। देन इम्प्रूव करना आपके रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को, और स्ट्रेंथ करना बैंक की ट्रांसपेरेंसी या डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को, ताकि यूजर्स को और जो भी आरबीआई है उसे क्लियर पिक्चर दिखती रहे। क्योंकि जैसे नीरव मोदी काइंड ऑफ फ्रॉड्स हुए थे, उसके रिगार्डिंग जो बैंक्स की थी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाती है, तो इसको स्ट्रिक्टली स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई ये सब नॉर्म्स लेके आया है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग एंड बेसल 3 फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो आता है मेनली वेरिफिकेशन टाइप ऑफ टॉपिक्स स्टार्ट हो गया है। तो एज सच इसको हम यहाँ पे वीडियोस में कवर नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क आउट करवा दूंगी जो आपको मतलब श्योरली देखने ही देखने होंगे। लोन्स एंड एडवांसेस में एक आप पॉइंट जरूर देखना यहाँ पे
कि जो भी जैसे बैंक्स होते हैं उनको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी हम अपने कस्टमर्स को लिमिट दे रहे हैं, हम अपने कस्टमर्स को जैसे कितना वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं जो वो उन्होंने लोन लिया है, लाइक रनिंग अकाउंट्स होते हैं, तो उसमें इनको एक चीज एश्योर करनी होती है कि सारे अकाउंट्स को जिनकी जो ड्रॉइंग पावर है या जो उनकी सैंक्शनड लिमिट होती है वो दोनों के अंदर रहते हुए काम करना पड़ता है। बट इन केस अगर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि टेम्परेरी लिमिट दे सकता है कई बार बैंक, तो वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिट ही होनी चाहिए और विद इन 90 डेज होनी। 90 डेज का कंसेप्ट क्यों आया? अगर 90 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू रह जाएगा तो इट वुड बिकम एनपीए, तो इसलिए ये आया। इट कुड बी फ्रेम्ड अप इन एन एमसीक्यू, सो आप इस चीज को, इस पॉइंट को जरूर देख लेना। जस्ट गिव अ रीडिंग ऑफ दिस पॉइंट, लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें मेनली ये सारे लॉन्स डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटीज, हाइपोथेटिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, ये आपने जो सिक्योरिटीज है उसकी वैल्यूएशन, इन सब बातों की के रिगार्ड पॉइंट्स की बातें की गई है। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, और इसके ऊपर आईसीआई वैसे क्वेश्चन फ्रेम अप कर चुका है, बट देन आल्सो आई एम गोना मार्क द हाईलाइटेड पॉइंट्स एंड की पॉइंट्स विद यू। तो इसमें क्या है, देयर शुड बी इफेक्टिव स्क्रीनिंग एप्लीकेशन होनी चाहिए। मतलब अब क्रेडिट कार्ड जो भी जिस जिस बंदे को इश्यू होगा, ये सारी एक प्रोसेस के जो भी पॉइंट्स फ्रेम अप है यहाँ पे एक प्रोसेस में है। कैसे कैसे? सबसे पहले जो भी जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था क्रेडिट कार्ड के लिए उसकी इफेक्टिव स्क्रीनिंग होगी। फिर जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड की स्टोरेज जो बैंक्स के पास पड़े हैं या इशू कर रहे हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा। देन एक सिस्टम होगा जहां पे मर्चेंट्स जो है वो कंफर्म करेंगे कि हाँ हमारे पास, यानी मर्चेंट कंफर्म करेंगे कि देयर इज अ सिस्टम वेयर बाय मर्चेंट कंफर्म करेंगे द स्टेटस ऑफ द अनयूटिलाइज्ड सिस्टम ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर फ्रॉम द बैंक बिफोर एक्सेप्टिंग दिस। यानी ये इस चीज को रोकने के लिए है, यानी कि कोई भी क्रेडिट कार्ड होल्डर एक्सेस, अपने लिमिट्स के एक्सेस वो यूज ना कर ले, ताकि मर्चेंट्स को एक सिस्टम इन्फॉर्म करेगा कि हाँ इस बंदे की इतनी लिमिट है, आप ये इतनी ही पेमेंट इससे एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई भी ऐसे फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए। ठीक है, और सिस्टम ऑफ प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग होगा कि मर्चेंट्स ऑफ ऑल द सेटलमेंट, जो भी मर्चेंट्स ने जो भी लाइक कोई भी ऐसी लिमिट्स वगैरह या क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट एक्सेप्ट की हैं, तो वो मर्चेंट उसकी रिपोर्टिंग प्रॉम्प्टली कर देगा, ताकि वो बंदा है जो क्रेडिट कार्ड होल्डर वो कहीं और जाके इसको यूज ना करे, यानी कि एज सुन एज इस चीज को हमें अपडेट करना पड़ेगा ताकि कोई भी ऐसा फ्रॉडिंग के चांसेस रुक जाए। ठीक है, रिम्बर्समेंट कर देंगे मर्चेंट्स को सिर्फ तभी करेंगे जब उनके वेरीफाई कर लेंगे कि वैलिडिटी है या नहीं, यानी मर्चेंट्स ने जो वैलिड था उसका कार्ड एक्सेप्ट करने की नहीं। ऑल द रिम्बर्समेंट वगैरह जो भी ग्रोस कर वो इमीडिएटली चार्ज टू द कस्टमर्स अकाउंट चली जाएगी, यानी जिस जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसका। एक सिस्टम होगा जो इंश्योर करेगा कि जैसे हम कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आई है, यानी आपका इतना पेमेंट ड्यू है, आप पे कर दीजिए, आपकी ये इतना, तो वो स्टेटमेंट रेगुलरली सेंड हो रही है। ठीक है, अ सिस्टम टू मॉनिटर एंड सिस्टम होना चाहिए मॉनिटर एंड फॉलो अप द कस्टमर का पेमेंट का, कि उनसे पेमेंट आ गई है नहीं, उनको जैसे रिमाइंडर्स भेजना इन सब के। अगर पेमेंट्स ओवरड्यू हैं बियॉन्ड रीजनेबल, पेमेंट्स ओवरड्यू बियॉन्ड रीजनेबल पीरियड, तो उसे आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक मतलब धोखे की बात हो, यहाँ पे वो बंदा पेमेंट नहीं कर रहा हो, तो इसके रिगार्डिंग हम जो उसकी क्रेडिट लिमिट है, क्रेडिट को स्टॉप कर देगा बैंक, क्रेडिट को स्टॉप कर देगा, और बैंक्स को ये जो भी एंटिटीज है मर्चेंट्स है उनको इन्फॉर्म कर देगा, जैसे पीरियोडिक बुलेटिन्स के या कुछ भी, एज सून एज पॉसिबल, ताकि अवॉइड कर सके वो इंक्रीज लॉसेस के, किसी को लॉसेस ना हो। एक सिस्टम होना चाहिए जो कि पीरियोडिक रिव्यू करेगा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को, उनके अकाउंट्स को, जैसे उनकी लिमिट बढ़ा देनी चाहिए या इन सब बातों के रिगार्डिंग, या उनकी लिमिट कम कर देनी चाहिए, उनके सिविल स्कोर को चेक करके, ये सारी पॉइंट्स इसमें कवर्ड है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज कंप्लायंस विद सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट्स। ये इसके ऊपर जो इनकी कंप्लायंस के जो ऑडिट प्रोसीजर्स है उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम्ड अप है पास्ट ईयर एग्जाम्स में। तो इसमें मेनली जहाँ पे यहाँ पे देखना है हमें, जो सीआरआर होती है ये तो हम बनाते हैं विद आरबीआई बैंक्स, और जो एसएलआर होती है विद द बैंक इटसेल्फ। यानी जो इसमें क्या करना होगा, इसमें दो फॉर्म में होता है, या जैसे कि आइदर कैश या डिपॉजिट्स की फॉर्म में सेंट्रल बैंक के साथ, और जो एसएलआर होती है
वो हो सकता है किसी भी फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, कैश में, या फिर गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में बैंक्स अपने पास रखते हैं। कि क्या ये दोनों रेशियोज क्या हैं? जब भी बैंक्स को लोन देने हैं आगे, कुछ भी यानी क्रेडिट देना है आगे कस्टमर्स को अपने, तो उनको ये दो लिमिट्स अपने पास बनाए रखनी। तो ये जो सीआरआर है, इसके रिगार्डिंग जो है आरबीआई टाइम टू टाइम आपको रिव्यूज देता रहता है इसके ऊपर, यानी पॉइंट्स बताता है कि कितनी आपको सीआरआर मेंटेन करने की रखनी पड़ेगी। जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि जो आपकी जो रिजल्टेंट रिपोर्ट निकलेगी वो टॉप 10 ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बैंक को जाएगी और आरबीआई को जाएगी। किस किस के रिगार्डिंग? 2 पॉइंट्स के रिगार्डिंग, करेक्टनेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ डिटेल यानी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की करेक्टनेस ऑफ उनकी, और मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड असेट्स कर रही है या नहीं। यानी जब भी बैंक्स को लोन देना होता है तो इन दोनों लिमिट्स को, यानी एक अपने पास रिजर्व रहना। हो सकता है कि कोई भी कस्टमर कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करने आ जाए, तो उसके लिए अपने पास बैंक को इतनी लिक्विडिटी, इतना कैश रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है, ताकि उसको उसे मना न करना पड़े जो भी उसका कस्टमर है। नेक्स्ट हम इसमें इसके ऑडिट प्रोसीजर्स देखते हैं कि इनके साथ कंप्लाई करने के लिए ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ेगा। कंप्लायंस चेक करने के लिए सबसे पहले वो जो भी रेलिवेंट सर्कुलर्स वगैरह हैं उसको अंडरस्टैंड करेगा, कोई भी रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस या फिर सर्कुलर्स वगैरह को। और फिर ब्रांच ऑडिटर्स को वो रिक्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पे ब्रांच ऑडिटर्स को वो 2 रिक्वेस्ट करेगा, और जो है, एक तो आप हमें वीकली ट्रायल बैलेंस भेज दो, ठीक है, वीकली ट्रायल बैलेंस भेज दो, जैसे कि मेनली ऑन फ्राइडे। एंड देन आप दूसरा क्या आप बता दो कि जो भी दूसरा यहाँ पे जो ऑडिटर पूछने वाला है वो होता है कि कैश बैलेंस कितना मेंटेन हुआ ब्रांचेस पे। कैश बैलेंस मेंटेन्ड। कैश बैलेंस एट द ब्रांच एज ऑन सिलेक्टेड डेट्स। तो इसके रिगार्डिंग ब्रांच ऑडिटर से जो ऑडिटर है रिपोर्ट मांगेगा। तो नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो लाइबिलिटीज में एक्सक्लूड होने चाहिए हैं, और कुछ पॉइंट्स हैं जो लाइबिलिटीज में इंक्लूड होने चाहिए। तो इनको याद करने के लिए एक कंपैरिजन फॉर्म ऑफ बनाना पड़ेगा हमें। जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें है जो सिमिलर हैं। तो क्या पॉइंट्स है, इसको जैसे कंपैरिजन के फॉर्म में हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है कि कोई भी आपकी, जैसे हमारी जो भी बैड डेट्स हमने पिछले साल या कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड कर लिए थे, उनकी कोई भी पार्ट अमाउंट उनका रिकवरी हो गई हो, उसको हम अब अपनी लाइबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि अमाउंट जो भी रिसीव हुए थे इंडियन करेंसी, कोई भी हमारा इंपोर्ट बिल्स वगैरह थे उससे पैसा आ गया, हमारे कोई सन्ड्री वो थे, कोई भी डेटर्स वगैरह थे उनसे पैसा आ गया, तो उसका अमाउंट रिसीव, ठीक है। रिकवरीज फ्रॉम द बैड डेट्स रिसीव हो गए, या फिर इंपोर्ट बिल्स से आपको अमाउंट रिसीव हो गया इंडियन करेंसी में, या फिर कुछ ऐसी अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स या बैलेंसेस आपके पास पड़े थे जो अभी भी जो भी लिंक ब्रांचेस थे उन्होंने अभी भी उसको एडजस्ट नहीं किया, तो उन सारी चीजों को अब हम लाइबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करेंगे। देन इंक्लूड क्या करेंगे लाइबिलिटीज में, जैसे हमने यहाँ पे ब्रांचेस का एक पॉइंट पढ़ा, तो उसके रिगार्डिंग यही है कि नेट क्रेडिट बैलेंस जो भी होगा ब्रांच एडजस्टमेंट का, नेट क्रेडिट बैलेंस तो ब्रांच एडजस्टमेंट हो गया। या फिर अब बैंक को क्या क्या यहाँ पे इनकम होगी, 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। जैसे कि अब इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है, कि अगर कोई इफ द हाफ ईयर रिवर्स हो गया था इन बिगनिंग ऑफ द, कोई भी एज एट कोई भी रिवर्स हो गया था साल की स्टार्टिंग में, अब उसको रिकॉर्ड करना इंटरेस्ट ऑफ, उसको इंक्लूड करेंगे हम लाइबिलिटीज में, क्योंकि बैंक को तो वो पे करना ही है इंटरेस्ट। या उन्होंने कोई बोरिंग्स नहीं ली है फ्रॉम द फॉरेन, यानी फॉरेन करेंसी में लिया, अब्रॉड से ली है, और रिकंसिलेशन करेंगे हम नोस्ट्रो अकाउंट्स के साथ। तो ये थे इसके पॉइंट। देखिए अब जो रिकवरीज हो रही है वहां पे, तो वहां पे ये रिकवरीज का पॉइंट आप अलग से याद करने का। देन इज कि अमाउंट आपको रिसीव हो रही है इंपोर्ट बिल्स में, यहाँ पे हम ले रहे हैं फॉरेन से बोरिंग, यानी 2 पॉइंट यहाँ पे फॉरेन के बात हो गए। देन ब्रांच का यहाँ पे क्या कवर हो रहा है कि कोई भी अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स या ब्रांच बैलेंसेस हैं हमारे लिंक ब्रांचेस के साथ, और यहाँ पे क्या है ब्रांचेस के साथ कोई भी ऐसी नेट क्रेडिट बैलेंस की एडजस्टमेंट उनको। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मार्जिन वगैरह हेल्ड एंड कैप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट्स ऑफ द फंडेड फैसिलिटीज। ये पॉइंट एज सच इतना
लाइक रिमेंबर करने वाला नहीं है। देन यहाँ पे एक लास्ट में हमने देखेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ द नोस्ट्रो अकाउंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। अब वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स के नॉर्मल पॉइंट्स हैं, आप कैश बैलेंसेस वगैरह को कैसे चेक करोगे। देन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम अप हो सकता है। इसके इसमें जो आपको मेन इसकी जो हेडिंग्स हैं इसकी वो याद करनी है कि क्या क्या इसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स हैं, सेपरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन सेपरेट होने चाहिए, रिकनसाइल होनी चाहिए इसकी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लिए जैसे सिक्योरिटी के ऊपर या कुछ भी ऐसा उसके रिगार्डिंग, और जो फिजिकली वेरीफाई करो कि है भी या नहीं इनके पास, या कहीं अगर हाइपोथिकेट है उनसे ऑब्जर्वेशन वगैरह लो, कुछ भी एग्जामिनेशन ऑफ द वैल्यूएशंस और डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर जब ये करता है तो उसके रिगार्डिंग कि क्या प्रायर अप्रूवल ले लिया था या नहीं ऐसा फंक्शन करने के लिए। और फिर एग्जामिन करेंगे कि वेदर वेदर द बैंक की जो भी इनकम थी, जो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग उसको फेयरली स्टेट किया गया है, क्योंकि हम किसी और के बिहाफ पे सिक्योरिटीज के साथ डील कर रहे हैं अपने कस्टमर के बिहाफ पे, तो उसको बैंक में अलग से दिखाना चाहिए। और अगर मान लो उन्होंने कुछ भी ऐसा मटीरियल अनडिस्क्लोज लाइबिलिटी है, क्योंकि अगर ये जो एक फिड्यूसरी ड्यूटी थी, ट्रस्ट की ड्यूटी थी जो बैंक के ऊपर, अगर उन्होंने उसके साथ अगर कोई ब्रीच किया है तो उसको भी अलग से उसका डिस्क्लोजर दिया गया है या नहीं। तो स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट रिलेटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट आप देखोगे और करोगे उनकी क्लासिफिकेशन वगैरह हमने कैसे कर रखी है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे दैट इज रिगार्डिंग द एडवांसेस टॉपिक। ऑलरेडी इसके ऊपर दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक तो सेल ऑफ द एनपीए के ऊपर और इसकी प्रोविजंस और कंप्लाइंसेस के ऊपर। और नेक्स्ट अब जो इसमें है, इसमें वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको एक इसके ऊपर भी एक जस्ट रीडिंग देनी है कि इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे चेक करोगे आप, उसके लोन डॉक्यूमेंट्स को देख के, उसके लोन डॉक्यूमेंट्स को देख के, और जो भी आपके पास रिकॉर्डेड अमाउंट्स है जिसके ऊपर आपने एडवांसेस को रिकॉर्ड करेगा उसकी वैलिडिटी को देखोगे, और जो सिक्योरिटी है उसकी एग्जिस्टेंस एनफोर्सेबिलिटी उसकी वैल्यूएशन को चेक करोगे, डिटरमाइन करोगे, कंप्लायंस करोगे कि क्या देखोगे कि क्या जो भी आपके सैंक्शंस की टर्म्स थी उसके साथ कंप्लाई किया गया है नहीं, और एंड यूज ऑफ द फंड्स जो आप दे रहे हो जिस पर्पस के लिए थे वही यूज हो रहे हैं या नहीं। तो कंप्लाई, और यहाँ पे हमने दोनों के साथ कंप्लाई करना होता है, आरबीआई नॉर्म्स के साथ और जो भी लोन पॉलिसी है बैंक की, लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक, दोनों के साथ आप कंप्लाई कर रहे हो। देन सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या लगाएंगे, वेदर जो भी आपने अमाउंट बैलेंस शीट पे इंक्लूड किया है फॉर एडवांसेस अकाउंट वो ही एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग है, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट आप दे रहे हो। एडवांसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी अमाउंट एक्चुअली में ड्यू है, कि दो पॉइंट सिमिलर है, एक्चुअली जो पॉइंट ड्यू है अमाउंट ड्यू है वही रिपोर्ट हो रहा है। वेरीफाई करोगे अमाउंट जो भी अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय द लोन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड थे, कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांस नहीं बचा हुआ, ठीक है। और कोई भी एडवांस जो था वेरीफाई, जो भी एडवांस डिस्क्लोज है, क्लासिफाइड और डिस्क्राइब्ड है एज पर द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स लगा के, और आपने जो भी एप्रोप्रिएट प्रोविजंस बनाए गए हैं, प्रोविजनिंग जरूरी है, आरबीआई भी कहता है, वो आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, या अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं या फिर गैप्स कहते हैं अगर आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपने बनाए हैं। जो भी आपने गैप्स यहाँ पे बना रखे हैं, और जो भी लार्ज एंटिटीज थे या लार्ज अमाउंट के एडवांसेस थे उनको आपने अलग से चेक करना है, यानी डिटेल में चेक करना है, बाकी जो है उसको आप एक सैंपल चेकिंग भी दे सकते हो, और कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी ऑफ द इंटरेस्ट जो आप चार्ज कर रहे हैं वो देखेंगे। यानी ये रेवेन्यू लीकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ऑडिटर को ये सारे पॉइंट सब्सटेंटिवली यानी डिटेल में ये सब कुछ देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है कि रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस क्या है,
अब ऑडिटर क्या देखेगा इसमें, रिव्यू करेगा कि पीरियोडिक स्टेटमेंट सबमिट कर दी गई है नहीं, बायो बोरोवर ने सबमिट कर दी, जिसमें वो बताएंगे कि जो भी उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन थी कि क्या वो सबमिट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, वो सब कुछ चेक करना। लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बोरोवर देखना, इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी रिटर्न वगैरह जो भी हम सबमिट करते होते तो उसके रिगार्डिंग पॉइंट है। इंस्पेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी अभी भी उसी फॉर्म में पड़ी है, उसकी वैल्यूएशन वगैरह को देखना। फिर रिव्यू करेंगे उन एंटिटीज, उस बोरोवर्स की ऑडिटर रिपोर्ट को, अगर बोरोवर, if borrower is enjoying an aggregate credit limit of rupees 10 lakh and above for working capital of the banking system से, अगर वो 10 लाख या उससे ज्यादा की अगर उसने बोरोइंग ले रखी है, एग्रीगेट क्रेडिट लिमिट है उसकी वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए, तो उसके उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को उसमें देखना पड़ेगा, उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स को भी चेक करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन के टॉपिक को। तो इसमें क्या है कि ऑडिटर को इसके रिगार्डिंग क्या क्या अपने प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, उसको देखना पड़ेगा कि जो भी उसने क्लासिफिकेशन की है ब्रांच ने वो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मेनली उसको ये देखना होता है कि रिकवरी के ऊपर कोई थ्रेट्स ना हो, कोई डेंजर ना हो। तो देन उसने देखना होगा कि जो भी सिक्योरिटीज का सिक्योर्ड पोर्शन है, अनसिक्योर्ड पोर्शन है, जो हमारे एडवांसेस का जिसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं है, तो उसको सेग्रीगेट किया गया हो प्रॉपरली और प्रोविजन भी उसी तरीके से बनाए गए हों। और आरबीआई क्या गाइडलाइन देता है, ये मेनली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही गई है। जब भी जैसे हम जो भी स्टैट ऑडिटर होता है, ऑडिट करने जाता है, तो वो देखता है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा अकाउंट है, एडवांस अकाउंट है, कोई भी लोन अकाउंट आपका, अगर वो बिफोर द बैलेंस शीट डेट आपका अपग्रेड हुआ था, रेगुलराइज हुआ था, तो उसको एनपीए बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर उसको रेगुलराइज होने के बाद, यानी जब उस बंदे ने रीपेमेंट कर दी थी, साथ के साथ उसे फर्दर फंड प्रोवाइड कर दिए गए हैं बोरोवर को, हो सकता है डिबेंचर या कुछ भी और अकाउंट्स की फॉर्म में कोई और उसके दूसरे अकाउंट्स में डाल दिए गए हो, तो ऑडिटर इस चीज को केयरफुली असेस करेगा कि क्या ये जेन्युइन सोर्सेस थे या नहीं, कि कहीं उसको एक जस्ट एक अपग्रेड करने की साजिश तो नहीं है ये, इस चीज को ऑडिटर ढंग से चेक करेगा। देन वो देखेगा कि वेयर द अकाउंट, अगर उसको लगता है कि इनहेरेंट वीकनेस है तो उसे डीम्ड एनपीए बना देगा उसे। और अगर लगता है कि जेन्युइन केसेस थे, अगर कुछ भी ऐसे जेन्युइन, बस उसको एक सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम दी बैंक्स, और बैंक्स के ऊपर रिक्वायरमेंट है ये ऑडिटर को प्रोवाइड करने के लिए। मेनली जो हम है यहाँ पे फोकस करते हैं कि जो भी डेट ऑफ एनपीए होती है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है, वो क्यों सिग्निफिकेंट होती है, जस्ट उसकी क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि उसी पे बेस्ड होगा कि उसे एनपीए ट्रीट करना है या नहीं, उसके मतलब कि कितने डेज के लिए वो ओवरड्यू रहा या कैसे कुछ भी एनपीए रहा, वो इस सब चीजों के लिए। नेक्स्ट अब जो यहाँ पे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट है वो है कि गवर्नमेंट गारंटीज के क्या होते हैं प्रोसीजर, इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर स्टडी वाइट में भी पीछे जो है जो क्वेश्चन है उसके ऊपर फ्रेम्ड है कि क्या होते हैं। दो टाइप की गारंटीज होती हैं, या तो गारंटी देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को तो आप भूल जाओ, इसके रिगार्डिंग कोई भी एज सच एग्जाम्पशन नहीं। जो सीजी है उसके रिगार्डिंग भी हमें सिर्फ एनपीए के रिगार्डिंग जो है एग्जाम्पशन मिलती है, एनपीए के रिगार्डिंग ही एग्जाम्पशन मिलती है, एंड नॉट फॉर द इनकम रिकॉग्निशन पर्पस, सिर्फ एनपीए के रिगार्डिंग मिलती है। अगर सीजी ने आपको कोई भी ऐसा एडवांस होता है जिसके ऊपर सीजी ने अपनी गारंटी गारंटी दे रखी है, आपको गवर्नमेंट गारंटी है, तो उस केस में सिर्फ इनकम रिकॉग्निशन को छोड़ के सिर्फ एनपीए के केस में ही वो गारंटी वैलिड होती है। बाकी इनकम रिकॉग्निशन के केस में जैसे बाकी अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन सच शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट अनलेस दे आर रियलाइज्ड। तो इस पर्पज के लिए क्या करेंगे, हाउएवर द पर्पज ऑफ द असेट क्लासिफिकेशन, जो कि क्रेडिट फैसिलिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट की थी, तो उसको कैन बी ट्रीटेड एज एनपीए सिर्फ तब करेंगे जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस गारंटी को वो रेप्यूडिएट कर दे व्हेन इट वाज इन्वोक्ड। तो चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं हम क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी, बंदे ने ओवरड्यू कर दिया बैलेंस, पे नहीं किया, रीपेमेंट नॉट डन। अब आगे क्या प्रोसीजर होगा, जो बैंक वाला है वो गारंटी को इन्वोक करेगा, इन्वोक करेगा यानी एक तरीके से अप्लाई करेगा, मांगेगा उनसे गारंटी। इसके बाद क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो गारंटी के पैसे दे देगी या फिर हो सकता है वो किसी केस में रेप्यूडिएट कर दे यानी गारंटी ना दे। तो अब क्या होगा,
जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो कि ओवरड्यू हो गया बैलेंस, जब तक आप एक केस समझ लीजिए, जब तक बैंक वाला इस गारंटी को इन्वोक नहीं करता तो रेप्यूडेट होने का तो चांस है ही नहीं। यानी अगर यहाँ पे सीजी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने रेप्यूडेट कर लिया अपनी गारंटी, तो उसको हमने एनपीए रिकॉर्ड करना पड़ेगा साथ के साथ। अदरवाइज जब सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम यहाँ तक के स्टेप तक थे, तो यहाँ तक जो है बैंक्स को एनपीए रिकॉर्ड करना रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे ही बैंक ने गारंटी इन्वोक की और सीजी ने जो है रेप्यूडेट कर दी अपनी गारंटी, तो उस केस में बैंक्स को एनपीए रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने एडवांस को। और ये एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं होती सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के केस में, ठीक है, क्योंकि और कंट्री जहां पे जो उसको एनपीए माना जाएगा अगर वो 90 डेज एक्सीड कर जाता है। नेक्स्ट जो आता है एग्रीकल्चर एडवांसेस, इसमें मेनली क्या बातें कही गई हैं कि जो इनके ऊपर एनपीए नॉर्म्स लगते हैं वो इनके क्रॉप सीजन के बेस पे लगते हैं। क्रॉप सीजन डिटरमाइन करता है, जो भी हर स्टेट लेवल पे देखा जाता है, एक तो या तो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स होती है या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होती है उसके लिए हम 2 पीरियड देखेंगे, 2 शॉर्ट, और लॉन्ग टर्म के लिए हम 1 पीरियड देखेंगे, तो उसके बेस पे ही इनको एनपीए बनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप एक रीडिंग दे लीजिए, अदरवाइज इतने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके ऊपर ऐसे अलग से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। अब जो ये है सेल परचेज ऑफ एनपीए, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हम इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलते हैं। तो इन केस ऑफ सेल परचेज ऑफ एनपीए, जो पहले इसमें हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो तो कॉमन है सेल परचेज के लिए, देन हम देखेंगे सिर्फ सेल के केस में, और देन हम देखेंगे सिर्फ परचेज के केस में। सेल के केस में क्या पॉइंट्स हैं कि जो भी पॉलिसी, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताई है, द प्रोसीजर की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, डेलीगेशन ऑफ द पावर की, ऑडिटर इस चीज सब चीज को एग्जामिन करेगा, ऑडिटर के ऊपर क्या प्रोसीजर है। सिर्फ वो ही एनपीए बेच सकता है जिसके ऊपर एटलीस्ट वो एनपीए हमारे पास, बैंक के पास, अगर उस एनपीए को 2 साल की एज है, यानी उस एनपीए को 2 साल हो गए हैं, उसके बाद ही वो एनपीए बिक सकता है, ठीक है। और जो है हम उसको विदाउट रिकोर्स ओनली बेचेंगे, विदाउट रिकोर्स बेचेंगे, यानी अगर रिकोर्स यानी वापस नहीं ले सकते हम उस एनपीए को जब एक बार बेच दिया। सब सेल के बाद क्या होगा कि बैंक डज नॉट एज्यूम एनी, कोई भी उसके कोई भी ऐसा लीगली है कि कोई भी उसके, अब उसने बेच दिया विदाउट रिकोर्स बेच दिया, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी रिस्क या लॉसेस है तो जो बैंक है उसके लिए वो एज्यूम नहीं करेगा कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी इसके ऊपर। एनपीए सिर्फ कैश बेसिस पे सेल होता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनपीए कैन बी सोल्ड ओनली ऑन द कैश बेसिस। और द बैंक, जो एनपीए बैंक ने बेचा था वो परचेज नहीं हो सकता, हैज नॉट परचेज द एनपीए जो उसने ओरिजिनली सोल्ड किया था। अब सेल के रिगार्डिंग क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, सेल के ऊपर द सेम हैज बीन, बस बुक्स से रिमूव होना चाहिए, ऑडिटर को ये देखेगा। अगर शॉर्टफॉल आती है, मान लो मेनली तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो शॉर्टफॉल ही आती है जब हम बेचते हैं, ठीक है, जब शॉर्टफॉल आती है, द नेट बुक वैल्यू हैज बीन चार्ज, वो पी एंड एल में चार्ज हो गया कि नहीं। अगर बाई चांस वैल्यू हायर देन द नेट बुक वैल्यू अगर हो जाती है तो कोई प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, नो प्रॉफिट हैज बीन रिकॉग्नाइज इन द मतलब एक्सेस ऑफ द प्रोविजन, यानी क्योंकि हमने तो पहले ही प्रोविजन बना रखा था, तो सबसे पहले हम उस प्रोविजन को खत्म करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तब उसके बाद हम उसको पी एंड एल में रिकॉर्ड करेंगे। देन इज परचेज के रिगार्डिंग क्या है, अगर एनपीए परचेज कर रहा है बैंक तो उसकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स को देखेगा कि अप्रोप्रिएटली उसको क्लासिफाई कर देगा अपनी बुक्स में ताकि उसकी प्रोविजंस लगा पाए। अगर उससे कुछ भी रिकवरी हो जाती है उस एनपीए से, एनी रिकवरी फ्रॉम द एनपीए परचेज, जो भी उसने परचेज किए थे, अगर वो सबसे पहले तो उसके उसके जो भी उसके खर्चा लगा था एक्विजिशन कॉस्ट यानी सेट ऑफ हो गई है, लेकिन अगर वो महंगी बिकती है तो एक्सेस जो होगा उसको हम प्रॉफिट मान लेंगे, पी एंड एल में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एडिकेसी के लिए बैंक हैव असाइंड 100% रिस्क वेट्स टू द एनपीए परचेज, 100% रिस्क वेट्स उसने दिया है। तो ये थे हमारे एनपीए और एडवांसेस के ऊपर कंसेप्ट। अब आगे सारी वेरिफिकेशन के टॉपिक्स हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हो। हम नेक्स्ट जो देखेंगे हम कैपिटल एडिकेसी के ऊपर देखेंगे, पॉइंट्स क्या है। कैपिटल एडिकेसी के लिए मेनली आपको जो रेफर करने हैं वो पॉइंट्स हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल क्या होती है, इसको रीड कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि शेयर कैपिटल और डिस्क्लोज रिजर्व्स होने चाहिए, ये बैंक की हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होती है, बैंक की हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होती है टीयर 1। टीयर 1
ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें फुली अवेलेबल कवर लॉसेस होते हैं। फुली अवेलेबल टू कवर लॉसेस के लिए ये आपके लिए रिक्वायर्ड होती है। जो भी लॉसेस होंगे उसके लिए हम टीयर 1 कैपिटल को मेंटेन करके रखते हैं, इनफ कैपिटल मेंटेन होती है। टीयर 2 कैपिटल होती है सिर्फ सर्टेन रिजर्व्स और सर्टेन टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटेड डेट्स को रिगार्डिंग। तो जो इसकी लॉस ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होती है, इट इज लोअर देन द टीयर 1 कैपिटल। वी हैव रेड दैट। कंपोनेंट्स में सबसे पहले ये जैसे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ जो कैपिटल होता है, कैपिटल फंड फ्रॉम इंडियन बैंक्स एंड कैपिटल फंड फ्रॉम द फॉरेन बैंक्स जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इसके लिए एक मास्टर सर्कुलर एक ये जो है CRAR का फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। इजी है कि जो भी आपका टोटल कैपिटल फंड से एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट जो भी आइटम्स होती हैं वो। अब इसके मतलब एमसीक्यू भी फ्रेम अप हो सकता है इसके ऊपर। एमसीक्यू पर्पज के लिए आप याद कर लीजिएगा कि जो भी बैंक्स को CRAR होती है वो मिनिमम ऑफ 9% बनानी पड़ती है, मिनिमम 9% की बनानी पड़ती है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं सारा ये जस्ट वेरिफिकेशन टॉपिक चलता आ रहा है, बहुत बेसिक सी टर्म्स हैं, इसको आगे डिटरमाइन करना। अब आता है एक टॉपिक कंटिंजेंट लाइबिलिटी का। कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है आपको देखना पड़ेगा, जैसे इसमें कि दो टाइप के कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और बिल्स फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो भी ये पॉइंट्स हैं ये आगे डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किए गए हैं, तो हम वहीं से सबको कवर करते हैं। ये आप याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के भी काफी चांसेस हैं। जैसे क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नोलेज एज डेट, डेट अभी तक बना नहीं है। या फिर लाइबिलिटी दो टाइप की हो सकती है, कोई पार्शली पेड इन्वेस्टमेंट थी उसके रिगार्डिंग लाइबिलिटी, या फिर आपके फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से उसके रिगार्डिंग लाइबिलिटी। फिर क्लेम्स देख लिए हमने, दो लाइबिलिटीज देख ली। अब हम देखेंगे कि गारंटी क्या है। गारंटी जो भी होती है हमने दी है अपने कस्टमर्स के बाद, जैसे हम LOC वगैरह देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह, या कोई एक्सेप्टेंसेज एंडोर्समेंट या अदर ऑब्लिगेशंस है, वो कोई भी अदर जो भी उसको कंटेंशली लाइबल लगती है। और एक बिल फॉर कलेक्शन। अब हम देखते हैं कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं और ऑडिटर जो है वो क्या प्रोसीजर लगाएगा इनको डिटरमाइन करने के लिए, इनको असेस करने के लिए। एंश्योर करेगा कि वहां पे एक ऐसा सिस्टम हो वेयर बाय जो भी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज है, या फिर जो भी हमने यहाँ पे मतलब क्या कहा गया है कि जो भी हम एडिशनल जो भी फैसिलिटीज वगैरह देते हैं वो हम सिर्फ अपने रेगुलर कस्टमर्स को दें। रेगुलर कस्टमर्स को एक सिस्टम होना चाहिए, जो भी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज होंगी या फिर एडोक एक्स्ट्रा जो है टेम्परेरी जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो सिर्फ रेगुलर कस्टमर्स को देंगे। हम देखेंगे उनके एडिकेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स होने चाहिए। वो अगर इन केस ऑफ LCs या इम्पोर्ट गुड्स की, तो पेमेंट टू द ओवरसीज सप्लायर्स हैज बीन मेड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही पेमेंट की गई हो। जो भी हमने जैसे इंपोर्टर्स को भी पेमेंट जो कर रहे हैं, अकाउंटिंग सिस्टम देखेंगे इनका। अकाउंटिंग सिस्टम देखेंगे इनका, और देखेंगे कि कंप्लीटनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए उनकी। रिव्यू करेंगे रीजनेबल ईयर एंड की अमाउंट को, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज को। ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर या कोई भी हमें नॉलेज मिली इस साल के ऊपर, उसके बेस पे हम ईयर एंड की जो भी कॉन्टिजेंटीज की अमाउंट है, लाइबिलिटीज है, उसको डिटरमाइन करेंगे। कंफर्म करेंगे, कन्फर्ट करेंगे वेदर द कंफर्ट लेटर्स इशूड बाय द बैंक हैज बीन कंसीडर्ड, मतलब और उनको कोई भी उन्होंने जैसे लेटर ऑफ कंफर्ट वगैरह LC वगैरह जो देते हैं उसको डिस्क्लोजर दे दिया है या नहीं, कोई भी उन्होंने गारंटीज दी हैं, कोई भी उन्होंने गारंटीज दी हैं, तो उसको उन्होंने हैव गारंटीज यानी ट्रेड क्रेडिट, उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे कि बैंक हैज एक्सटेंडेड द नॉन, अगर उसने एडिशनल लिमिट्स वगैरह को एडवांस को उसने को भी जो भी टेम्परेरी बेस पे जो भी लोन्स देते हैं हम उसको, अगर उन्होंने बैंक्स ने उसको एक्सटेंड कर दिया है तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देखेंगे हम क्या होता है। अब क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नोलेज एज डेट। तो सबसे पहला पॉइंट आया था कि जो भी क्लेम्स बैंक्स के अगेंस्ट है उसको डेट नहीं बना तो वो हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी है। तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या देखेगा, रेलिवेंट एविडेंस ऑब्टेन करेगा कि लॉयर से ले लेगा, कई भी डॉक्यूमेंट देख लेगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखेगा, किसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कमिटीज वगैरह की, इन सब की देखेगा, पेंडिंग लिस्ट ले लेगा लीगल केसेस की, मैनेजमेंट से पूछेगा, इंक्वायर करेगा
ये मेनली वो जो हमने पॉइंट देखे थे ना SF 501 में लिटिगेशन एंड क्लेम, उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर आ रहे हैं। हम एक्सटर्नल लोगों से पूछ लेंगे, एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ले पूछ लेंगे, हम मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे कि आपका क्या स्टेटस है, आपकी क्या क्या आपकी लाइव आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन क्लेम है, रिव्यू करेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को, क्योंकि हो सकता है आफ्टर बैलेंस शीट डेट, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट जो है, यहाँ पे कुछ भी क्लेम्स का कोई भी सेटलमेंट हो गई हो तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या उन्होंने प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड किया है या नहीं। देन आप क्या देखेंगे कि लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ द लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग फॉरेन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसके रिगार्डिंग। अब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो भी होंगे उसके या हमें लॉस होने के जो होते हैं चांसेस, उसको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बैंक्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे कि जो भी आउटस्टैंडिंग विद द रजिस्टर्ड मेंटेन बाय द रजिस्टर के साथ उसको वेरीफाई करेंगे जो उन्होंने बना रखा है ब्रांच ने, और बैंक बोरोवर्स ने जो भी आपको एडवाइस नोट्स दिए हैं उसके बेस पे ऑडिटर जो है उसको वेरीफाई करेगा, उसकी नेट पोजीशन को देखेगा। ठीक है, और जो भी उसने कवर नहीं किया, नॉट कवर्ड बाय अ सब्सटेंशियल अमाउंट, वो सब कुछ देखेगा कि एक स्केयर्ड अप होनी चाहिए एक टाइम पर। नेट पोजीशन का क्या मतलब होता है? नेट पोजीशन एज रिपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो वेरीफाई कैसे हो सकती है? फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन की रिपोर्ट मंगा लो, प्रिपेयर्ड बाय द बैक ऑफिस में जो भी रिपोर्ट बनती है उसके उससे में लगा लो उसको वेरीफाई करने के लिए। देन अब हम क्या देखते हैं कि अब जो भी गारंटीज उसने दिए हैं अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे, उसको वो देखेगा कि क्या है, एसरटेन करेगा कि एडिकेट इंटरनल कंट्रोल्स हैं गारंटीज इशू करने के ऊपर, यानी प्रॉपरली सैंक्शन की गई है गारंटीज जो उसने इशू किए हैं, मार्जिन वगैरह प्रॉपर है, सिक्योरिटीज दी गई है। एडिकेट कंट्रोल्स देखेगा ओवर द अनयूज्ड गारंटी फॉर्म्स, यानी कहीं उसका कोई मिसयूज ना हो जाए इसलिए। फिर वो देखेगा गारंटी रजिस्टर्स को देखेगा ताकि उसके ऊपर एविडेंस ऑब्टेन कर पाए। ठीक है, फिर रेलिवेंट गारंटी रजिस्टर्स को देखेगा, चेक करेगा रेलिवेंट गारंटी रजिस्टर्स को विद द लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग गारंटीज जो उसने दे रखी हैं उसके रिगार्डिंग। एग्जामिन करेगा कि गारंटीज कौन सी एक्सपायर हो चुकी है उसकी, ताकि वो उसका अलग हेड बना के, यानी उसको अलग से इन्फॉर्म लिखा गया है या नहीं। देन अब कुछ ऐसे एक्सेप्टेंसेज एंडोर्समेंट्स होते हैं या कुछ ऐसी अदर ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या देखना है? एडिकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखेगा कि उसने एलसी वगैरह, मेनली ये सारा एलसी के ऊपर है पॉइंट, लेटर ऑफ क्रेडिट के इशू के, उसकी कस्टडी के ऊपर, अनयूज क्या है उस सब के ऊपर। फिर वो बैलेंस देखेगा, वेरीफाई करेगा बैलेंस ऑफ द एलसी जो भी पड़ा है रजिस्टर्ड से, वो चेक करेगा इस चीज को। ठीक है, क्या क्या उसके पास पड़ी, जो सिक्योरिटीज ऑब्टेन फ्रॉम द इशूइंग ऑफ दिस शुड बी ऑब्टेन, यानी जो भी इसने सिक्योरिटीज ऑब्टेन की है एलसी के लिए वो देखेगा। फिर एग्जामिन करेगा कि वेदर द बैंक हैज अ पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो नहीं है उसकी की लेटर ऑफ कंफर्ट को रिगार्डिंग, इफ सच ऑब्लिगेशन हैज बीन कास्ट, यानी अगर उसके ऊपर वो ऑब्लिगेशन आ गई क्योंकि उसने गारंटी दे रखी है, पे करने की आ गई, एलसी दे रखी है, तो पोटेंशियली फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी कोई ह्यूज अमाउंट की ऑब्लिगेशन तो नहीं है, तो ऑडिटर इस चीज को एग्जामिन करेगा। नेक्स्ट जो है कि कोई भी ऐसी अदर आइटम जो उसे लगते हैं कि वो कंटीजेंट लाइबिलिटी हो सकती है उस सबको देखना। देन बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन मतलब ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा, इंश्योर करेगा कि जो भी बिल्स अदर ब्रांचेस ने डिटोल किए थे वो हमने अपने पास ना लिखे, नहीं तो वो डबल अकाउंटिंग हो जाएगी उसकी। अगर वेरीफाई करेगा आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन है रेफरेंस टू द रजिस्टर जो आपने बना रखा है, अगर करेगा कि जो भी आपने सब्सिक्वेंटली जो भी कलेक्शन हो गई हैं टू द डेट ऑफ द बैलेंस, किस किस डेट से लेके, बैलेंस शीट डेट से लेके, और ताकि फर्दर ऑफ जो कि उसके एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग, उसकी कंप्लीटनेस के रिगार्डिंग, और एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट की क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करी गई है या नहीं। एग्जामिन करेगा उस प्रोसीजर को कि आपने जो भी पार्टी थी उसको क्रेडिट कर दिया, ऑन हुज बिहाफ द बिल हैज बीन करेक्टेड, कंफर्म करेगा कि ये प्रोसीजर जो था वो इन कॉन्सोनेंस यानी विद द नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन है जो आपने बिल फॉर कलेक्शन आपने एक्सेप्ट किया था, जो आपने कलेक्ट किया है। देन एग्जामिन करेगा कि क्या ऐसा इंटरनल कंट्रोल्स, एडिकेट इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए जो कि डेबिट कर दें कस्टमर का अकाउंट को विद द अमाउंट ऑफ द बैंक का कमीशन, यानी बैंक को अपनी जो भी इनकम है
उसके रिगार्डिंग आपने ये चीज नोटिस की होगी, वेरियस जहां पे भी हम पॉइंट्स देखते हैं, जैसे इंटरेस्ट के पॉइंट्स हो गया, बैंक के कमीशन, यानी कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू लीकेज ना हो जाए तो उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स आते हैं। तो ये था हमारा कंटीजेंट लाइबिलिटी का टॉपिक। अब जो लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है दैट इज कॉन्करेंट ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर्स की रिपोर्ट का क्या क्या पार्ट होता है, आप इसकी एक रीडिंग देने लिए मेनली इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर है, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू, P&L का, और अगर आपके पास कोई एनी अदर मैटर्स है या फिर कोई ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको ब्रांचेस से या ऑफिस से मिलती है उसकी एडिकेसी के ऊपर, या कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन जैसे जैसे बैलेंस शीट फुल एंड फेयर व्यू दे रही है, देन हमने देखा P&L ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, वेदर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस है बैंक की जो ऑडिटर की नोटिस में आई जो कि पावर ऑफ द बैंक में थी या नहीं, वो देखेगा। देन उसने कोई भी एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन मांगी थी, वो उसको जो उसको मिली है वो एडिकेट है या नहीं, या कोई भी उससे रिटर्न्स वगैरह, रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिसेज या ब्रांचेस, वो एडिकेट है या नहीं, कोई भी एनी अदर इन्फॉर्मेशन उस वजह से सच लगती है। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो क्या होता है, जो हम मेनली जो ऑडिट में पढ़ते हैं, ऐसे 700 वगैरह के ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है उसे, उस सब के पॉइंट्स हैं। मेन इसमें हम एक लफार का पॉइंट पढ़ेंगे, LFAR का। उसमें हमने क्या देखना है कि उसकी लास्ट डेट क्या होती है सबमिट करने की, दैट इज टू बी द 30th जून ऑफ एवरी ईयर, हमें LFAR जो है सबमिट करनी पड़ती है ऑडिटर को। कुछ इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं रिगार्डिंग कंपनी ऑडिट की, उसकी पेंडिंग लिटिगेशंस क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किए गए या नहीं, कुछ भी उसने ट्रांसफर किया है जो फंड होता है इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन फंड, उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं। तो चलिए कॉन्करेंट ऑडिट में क्या पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्करेंट ऑडिट। तो कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है कि मतलब हर महीने होती है ये ऑडिट या कुछ ऐसा इंटरवल्स हो सकते हैं। तो कॉन्करेंट ऑडिट जो है कि अब तो ये मोस्टली सभी बैंक्स में, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, वहां पे फेमस हो चुका है, सबने एक्सेप्ट कर लिया, और RBI की इसके ऊपर सर्टेन गाइडलाइंस भी है। ये क्या होता है, और वेरिफिकेशन या ऑडिट होती है कुछ ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज की, ठीक है। जैसे कॉन्करेंटली जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होती है इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, जैसे वो हुई उसकी ऑडिट कर देना, ये एक इंटरनल ऑडिट के टाइप की ही होती है, जैसे हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ये प्री ऑडिट नहीं होती, ऑडिट का ही पार्ट होता है। आगे हम इसका स्कोप देखते हैं। वैसे स्कोप के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन है स्टडी मैट के अंदर, तो हम इसको स्कोप ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिट को अच्छे से कवर करेंगे। तो स्कोप ऑफ द ये क्या बताता है, let me tell you the keywords in this topic। तो डिटेल स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट शुड बी क्लियरली, एक तो ये क्लियरली और यूनिफॉर्मली डिटरमाइंड होना चाहिए बाय द बैंक, ठीक है, एज अ होल, यानी बैंक एज अ होल, यानी पूरा बैंक के ऊपर होगा, यानी ब्रांचेस वगैरह सबके ऊपर ही कॉन्करेंट ऑडिट जो भी जिसके ऊपर भी लग रही है वो बैंक एज अ होल के रिगार्डिंग हम बनाएंगे। इसको कौन बनाता है, बाय द बैंक का इंस्पेक्टर बनाएगा और ऑडिट डिपार्टमेंट बनाएगा। ये कंसल्ट किसके साथ करेंगे, बैंक की ऑडिट कमेटी के साथ। बैंक की ऑडिट कमेटी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट ही होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी ऑडिट कमेटी में ही इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सब कुछ बैंक का इंस्पेक्टर और ऑडिट डिपार्टमेंट और बैंक का ACB, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। और ये क्या कहते हैं, इन डिटरमाइनिंग द स्कोप, इंपॉर्टेंस किसको देखेंगे, जहाँ पे हाई रिस्क की ट्रांजेक्शन है हम वहां पे ज्यादा एरिया ऑफ फोकस रखेंगे, ठीक है, एज कम्पोज टू जहाँ पे लेसर अमाउंट्स हैं, ठीक है। डिटेल स्कोप और इसका अप्रूव्ड होना चाहिए, जो भी इसका स्कोप है वो उसको अप्रूव कौन करेगा, हमारा ACB, ऑडिट कमेटी बैंक की, ठीक है। RBI ने इसके ऊपर वेरियस गाइडलाइंस इशू की गई हैं, और मेनली इसके ऊपर ये फॉलोइंग एरियाज कवर हैं, क्या क्या, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आगे इन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, सो नो नीड टू वरी। कैश डिपॉजिट, फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, हाउस कीपिंग एंड अदर आइटम्स। इसके ऊपर हमारे पास एक निमोनिक भी है। निमोनिक क्या है इसके ऊपर, CID फाहो, CID फाहो। CID फाहो, C stands for cash, I stands for investments, deposits, foreign exchange, एडवांसेस, हाउस कीपिंग एंड अदर आइटम्स। वैसे तो आपको ये सारे पॉइंट्स मतलब जर्नल हैं, याद रहेंगे, बट जब हमारे पास एक निमोनिक होते हैं, हमें पता है एक सर्टेन वर्ड्स हैं, तो हम इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं इसमें कवर्ड। अब हम क्या देखेंगे कि जो कॉन्करेंट ऑडिट होती है वो कमर्शियल बैंक्स में कैसी होनी चाहिए। इट इज हार्डली स्टेज आउट दैट
कि जो कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम होते हैं टू बी रिगार्डेड एज द बैंक का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं। इट इज द बैंक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं ताकि हम टाइमली डिटेक्ट कर पाए कोई भी ऐसी इरेगुलरिटीज को, क्योंकि ये जो स्टैट ऑडिट होती है वो तो 1 साल के बाद होती है, तब तक कुछ भी ऐसे घपले हो सकते हैं बैंक में, तो उसको उसका अर्ली डिटेक्शन के लिए, उसका एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कॉन्करेंट ऑडिट को डिजाइन किया जाता है, ताकि कुछ भी ऐसे लैप्सेस हैं हमारे सिस्टम के अंदर, ताकि उनको डिटेक्ट भी कर लिया जाए और प्रिवेंट कर लिया जाए फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन को एट द ब्रांचेस। इट इज नेसेसरी कि बैंक की जो मैनेजमेंट है उसको अपनी जो भी सीरियस अटेंशन देनी पड़ेगी, उसको अटेंशन देनी, बीस्टो इट सीरियस अटेंशन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम, कि वो अपने सिस्टम को एक ऐसा इम्प्लीमेंट करें, उनके सिस्टम में क्या क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए। सबसे पहला कि वो सिलेक्ट करें उन ब्रांचेस को जिसके ब्रांचेस या कवरेज ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस को सिलेक्ट करें, उनके अंदर ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट करें, अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए, फॉलोअप या फिर रेक्टिफिकेशन की प्रोसेसेस होने चाहिए, और यूटिलाइजेशन कैसा कैसा हो रहा है उसके ऊपर फीडबैक, यानी जो भी उनका रिप्लाईज वगैरह आते हैं उन सबको। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, बैंक को साल में एक बार, वंस इन अ ईयर, अपने जो ये इन्होंने सिस्टम बनाया है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना पड़ेगा, और अगर उसमें कुछ भी डेविएशन आते हैं तो उसके अंदर नेसेसरी मेजर्स लगा के उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अब कवरेज ऑफ बिजनेस ब्रांचेस या कवरेज ऑफ बिजनेस या ब्रांचेस, जो हमने यहाँ पे देखा था ना कि सिलेक्शन करेगा वो, यानी सिलेक्शन ऑफ द ब्रांचेस या कवरेज, तो भी किन किन ब्रांचेस के ऊपर हमें कॉन्करेंट ऑडिट लगवानी है या कुछ भी, तो बैंक को मेनली जो भी उसका बिजनेस है या जो भी उसकी ब्रांचेस है उसका 50% ऑफ द टोटल डिपॉजिट जो बैंक की पूरे बैंक की, एंड यहाँ पे एंड 50% ऑफ द टोटल एडवांसेस हैं और 50% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स हैं, इस जो उतना तो उसका कवर होना चाहिए कॉन्करेंट ऑडिट के अंडर। हो सकता है इसके ऊपर और भी अलग अलग प्रोसीजर्स हों, कोई अलग अलग मेजर्स हों, उसके रिगार्डिंग भी एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए। दिस मीन्स कि बैंक शुड पुट देयर लार्ज, जो भी उसके लार्ज ब्रांचेस हैं उनको कॉन्करेंट ऑडिट में रखना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो इंश्योर दैट द कवरेज एनकम्पासेस द फॉलोइंग कंसिडरेशंस। क्या क्या कंसिडरेशंस हैं, हम इसको कवर करते हैं। इजी कंसिडरेशंस हैं, जो भी आपकी लार्ज एंड वेरी लार्ज ब्रांचेस हैं, जो भी आपकी लार्ज एंड वेरी लार्ज ब्रांचेस हैं, कुछ आपकी स्पेशल ब्रांचेस है, स्पेशल ब्रांचेस जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का काम होता है, मर्चेंट बैंकिंग होती है, बस मेनली आप 2 पॉइंट याद कर लीजिए। देन कुछ ऐसी लार्ज प्रॉब्लम आ रही, यानी पुअर या फिर वेरी पुअर ब्रांचेस, जहाँ पे लार्ज प्रॉब्लम ब्रांचेस है, जैसे कि जिसको पुअर या वेरी पुअर रेट कर दिया गया है, या फिर जहाँ पे हेड ऑफिस डिपार्टमेंट जो है, हेड ऑफिस के उस डिपार्टमेंट की कॉन्करेंट ऑडिट करना, जहाँ पे ट्रेजरी या फंड मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को वो हैंडल कर रहे हैं, तो उसका उस डिपार्टमेंट की कॉन्करेंट ऑडिट करना, या कोई भी ऐसी अदर ब्रांच जो भी जो भी हमें ओपिनियन में लगता है कि बैंक कॉन्करेंट ऑडिट वहां पे होनी चाहिए। यहाँ पे नोट किया, स्पेशल ब्रांचेस सब्जेक्टेड टू करंट ऑडिटर शुड नॉट नॉर्मली बी इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू ऑडिट। रेवेन्यू ऑडिट नहीं होगी जिनकी कॉन्करेंट ऑडिट होती है। अब जो हमने पॉइंट्स वहां पे देखे थे ऊपर, उनकी आगे जो भी जैसे स्कोप के अंदर जो भी पॉइंट्स कवर थे उनको आगे डिटेल्स में देखना। कैश का क्या होता है, डेली कैश की ट्रांजैक्शंस को देखना, ताकि डेली कैश की ट्रांजैक्शन को देखना ताकि कुछ भी ऐसा अबनॉर्मल या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या रिसीट है उसको एग्जामिन कर लेगा ऑडिटर। ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड कैश रेमिटेंसेस को देखना, करेंसी टेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस को देखना, और क्या क्या उसकी प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग हो रही है या नहीं आरबीआई को। कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो जिसके हम कैश पेमेंट करते हैं वो यानी साइजेबल अमाउंट हो, यानी जो भी आप बैंक को अलाउड होते हैं उतना। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या देखेंगे कि परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द ब्रांच, जो आपको डेलीगेटेड पावर थी, इंस्ट्रक्शंस थी उसके रिगार्डिंग हुई गई है। जो सिक्योरिटीज थी वो हमने फिजिकली हेल्ड की गई है या नहीं, ब्रांचेस कंप्लाई कर रही हैं आरबीआई के साथ और आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है उसके साथ। इंश्योर करेंगे कि सेल परचेज ऑफ द बैंक वो ऐसे रेट्स पे किए गए हों जो कि बेनिफिशियल टू द बैंक हो। देन डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग हम क्या पॉइंट देखेंगे, डिपॉजिट के रिगार्डिंग क्या देखेंगे, ट्रांजैक्शन देखेंगे जहां पे डिपॉजिट रिसीव हुआ है। डिपॉजिट में क्या देखेंगे, एक तो डिपॉजिट हमने रिसीव किया है या रिपे किया है, या इसके ऊपर इंटरेस्ट का मेन पॉइंट आ जाता है, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। देन हम देखेंगे मेनली उन अकाउंट्स को, न्यूली ओपन्ड अकाउंट्स को देखेंगे, मेनली देखेंगे हम करंट अकाउंट्स को। देन एडवांसेस के ऊपर क्या टॉपिक आता है, ये भी एडवांस भी एक प्रोसेस के रिगार्ड के तरह ही एक टॉपिक चलता है। जो हमने एडवांसेस, हमने लोन एडवांटेज दिए हैं वो सैंक्शन होने चाहिए प्रॉपरली,
सिक्योरिटीज और डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हों, जो अब सिक्योरिटीज वगैरह भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब डिसबर्समेंट के बाद पोस्ट डिसबर्समेंट में क्या सुपरवाइजर फॉलोअप हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे स्टॉक स्टेटमेंट आ रही है रेगुलरली, या इंश्योरेंस वगैरह है, वो सब कुछ आ रहे हैं। वेरीफाई करेंगे कि कहीं जो हमने लोन्स दिए उसका मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा। लेटर ऑफ क्रेडिट जो बैंक ने इशू किए थे वो हमारी डेलीगेटेड पावर के अंदर थी या नहीं। बैंक ने जो भी गारंटीज वगैरह इशू की थी, जैसे 2 पॉइंट्स कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के रिगार्डिंग हो गए, तो आपको इजीली हो जाएगा ये लर्न करना। लेटर ऑफ क्रेडिट या ग्रांटेड जो भी गारंटी उन्होंने दी थी वो प्रॉपरली वर्डेड थी या नहीं, अगर रिकॉर्ड की गई थी या नहीं, और अपने रजिस्टर में उसने अपडेट कर ली थी या नहीं। प्रॉपर फॉलोअप हो जाए अगर ओवरड्यू फिल्स ऑफ एक्सचेंज है। और क्लासिफाई करना, बैंक जो भी हमारे एडवांसेस होते हैं उसको आरबीआई की गाइडलाइंस का पॉइंट तो हर किसी में आ जाता है, उसको क्लासिफाई करना, डीआईजीसी या ईसीजीसी को क्लेम को उनको क्लेम कर देना। अगर आपकी कुछ भी ऐसी केस, जैसे कोई आपका असिस्टेंट मैनेजर होता है, कुछ भी ऐसा जो उसको पावर असाइन थी, अगर उसने कुछ ऐसा केस आता है उसने अपनी पावर से ज्यादा काम कर लिया, एक्सीडिंग द डेलीगेटेड पावर्स उसने काम कर लिया या कुछ भी, तो वो हम हेड ऑफिस को प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करेंगे। तो वो ऑडिटर ये सब देखेगा कि क्या ऐसा केसेस हुए और मैनेजमेंट ने प्रॉम्प्टली रिपोर्ट कर दिया या नहीं। देन हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग क्या क्या नॉर्म्स हैं। फॉरेन बिल्स कौन से नेगोशिएट हुए थे एलसी के अंदर। फिर हम 2 पॉइंट देखेंगे कि एफसीएनआर और नॉन रेजिडेंट के जो भी अकाउंट्स होते हैं उसको देखेंगे। इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस को देख लेंगे। अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल हुए या एक्सटेंड हुए उसको देख लेंगे। देन नोस्ट्रो अकाउंट्स को देख लेंगे। अब नोस्ट्रो अकाउंट्स के इसके ऊपर यानी यहाँ पे मेनली 2 पॉइंट्स हैं इसमें नोस्ट्रो अकाउंट्स के। तो सबसे पहले तो क्या है कि नोस्ट्रो अकाउंट के बैलेंसेस को देख लेंगे, ठीक है, और एक नेक्स्ट पेज पे हम कवर करेंगे, और उसके साथ साथ देखेंगे कि कोई भी ये भी पॉइंट जो है नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट में आते हैं, ओवरसॉट या ओवरबोल्ट पोजीशन है तो उसको वो रीजनेबल होनी चाहिए। ओवरसॉट या ओवरबोल्ट पोजीशन है दैट शुड बी रीजनेबल। देन देखेंगे कि हम नोस्ट्रो अकाउंट में क्या देखेंगे, नोस्ट्रो वेरिफिकेशन करेंगे, रिकंसाइल करेंगे नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स को, और देखेंगे कि आरबीआई या हेड ऑफिस की जो भी गाइडलाइंस है उसके साथ मतलब प्रॉपरली कंप्लाई हो रहे हैं नहीं। देन हाउसकीपिंग क्या होता है, बैंक के जो भी जर्नल पॉइंट्स हैं, जो भी जर्नल बैंक के काम है, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, चेक्स के रिगार्डिंग, स्टाफ के रिगार्डिंग, मेनली ये सारे पॉइंट यहाँ पे कवर होंगे। स्टाफ के रिगार्डिंग क्या है, ट्रांजेक्शन ऑफ द स्टाफ अकाउंट्स देख लो। इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्या था कि आपको परसेंटेज चेक करना पड़ेगा, इंटरेस्ट डिस्काउंट वगैरह प्रॉपरली कैलकुलेटेड थे या नहीं। चेक्स के रिगार्डिंग क्या देखो, वेरीफाई कि जो भी चेक्स या फिर जो बिल्स आपके पास रिटर्न हुए हैं उनको आपने रजिस्टर मेंटेन कर लिया है, अब कुछ भी ऐसे रीजन हैं क्यों रिटर्न हुए उन सबको रिकॉर्ड कर लिया गया नहीं। एक पॉइंट जो इसमें भी कॉमन है जो आपने पीछे भी कवर किया था कि इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेस को देख लो। देन हम देखेंगे कि जो यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं हाउसकीपिंग, वो मेंटेनेंस और बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स हो रही है या नहीं, अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे। देन हम देखेंगे कि अगर कुछ आपके कुछ ऐसा केस होता है, इनकम तो वैसे क्रेडिट ही होते हैं, अगर क्या ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इनकम डेबिट हो रही है और क्या वो प्रॉपरली कंपिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव करी थे या नहीं, और अगर टाइमली कोई भी लार्ज वॉल्यूम के एंटिटीज है उनको टाइमली एडजस्टमेंट कर दिया गया हो, और रेवेन्यू लीकेजेस की डिटेक्शन और प्रिवेंशन टाइमली नेचर में हुई हो। रेवेन्यू लीकेजेस के पॉइंट्स हमने वेरियस जगह पे कवर किए थे। अदर आइटम्स में क्या है कि अगर कुछ ऐसा केस हो सकता है कि आपका जो ब्रांच है ना वो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रही हो, इज इंटरेस्टेड विद द गवर्नमेंट बिजनेसेस, तो आपको आरबीआई हेड ऑफिस की 2 गाइडलाइंस के साथ साथ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। इंश्योर करो कि प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा हो इंटरनल इंस्पेक्शन यानी ऑडिट रिपोर्ट जो भी है उसके साथ, और कस्टमर की कंप्लेंट जो थी उसको जल्दी से जल्दी आप रिजॉल्व कर दो। वेरीफाई करो उन सारी स्टेटमेंट्स वगैरह को जो भी आपने हेड ऑफिस को या आरबीआई को सबमिट की है। अब हम देखेंगे कि और जो कॉन्करेंट ऑडिटर होता है उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो जो कॉन्करेंट ऑडिटर होता है ना वो 2 तरीके से अपॉइंट हो सकता है, या तो हम किसी एक्सटर्नल बंदे को या एक्सटर्नल फर्म को अपॉइंट कर लिया एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर, या फिर बैंक का इंटरनल स्टाफ ही
बस प्रोवाइडेड ये हो कि जो बैंक का इंटरनल स्टाफ है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसके तभी वो हमारा इंटरनल ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ऑप्शन टू कंसीडर द कॉन्करेंट ऑडिट टू बी डन बाय द बैंक का खुद का स्टाफ या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर, ये किसके ऊपर रहता है, बैंक की इंडिविजुअल चॉइस, यानी बैंक ही डिसाइड करेगा, बैंक्स डिसीजन। तो जो आपका अगर आप खुद का ऑफिशियल्स लगा रहे हो तो वो प्रॉपरली ट्रेंड एक्सप्लेन होना चाहिए, और मेनली उसकी इंडिपेंडेंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए ऑडिट परफॉर्म करने के लिए। अगर आप बाहर के ऑडिटर्स को, ऑडिट फर्म को अपॉइंट करते हो किसी, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें एंश्योर, एक्सटर्नल ऑडिट फर्म है अगर, तो अब वो देखेगी कि वो मेनली जो है वो सिर्फ सिर्फ एक पीरियड हो, यानी ईयर टू ईयर अपॉइंट होती है और कैन बी एक्सटेंडेड अप टू सिर्फ 3 सालों के लिए ही, कोई भी एक जो है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच का, पर्टिकुलर ब्रांच की कॉन्करेंट ऑडिट जो है उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है कि वैसे तो 1 साल के लिए ही अपॉइंट होता है, बट मैक्सिमम 3 सालों के लिए वो अपॉइंट हो सकता है, यानी एक्सटेंड कर सकते हो, उसके बाद उसे दूसरी ब्रांचेस के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अगर एक्सटर्नल फर्म्स अपॉइंट होती हैं तो वो कोई भी, अगर उनको एक्सटर्नल फर्म्स की कोई भी गलती होती है या फिर उनके अपॉइंटमेंट में कुछ ऐसी गलती होती है, आर नोटिस अगर उनके काम में हमें मिलते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह अगर कैंसिल हो जाती है तो नोटिस इन दर वर्किंग, और उनकी अपॉइंटमेंट को साथ के साथ कैंसिल करेगा, और इस चीज को उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है या नहीं आईसीआई को भी और आरबीआई को, क्योंकि आईसीआई ही हमारी अथॉरिटी है जो ऑडिटर्स को यानी गवर्न करती है। देन अब रेम्यूनरेशन वगैरह इसकी कौन, कॉन्करेंट ऑडिटर की कौन डिसाइड करेगा, एसीबी ही डिसाइड करेगा, जो भी उसे लगती है सही, क्योंकि उन्होंने ही अपॉइंट किया था इन लोगों को। अब रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, देयर शुड बी प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। कोई भी आपको फाइंडिंग्स मिली कॉन्करेंट ऑडिटर्स को, उस चीज को रिपोर्ट कर दो आप, क्वार्टरली रिव्यू होना चाहिए, जो भी फीचर्स वगैरह होगा इन सब चीजों का। अगर आपकी जोन वाइज रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए, और साथ के साथ एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट भी जानी चाहिए, दोनों एसीबी को जाएंगी। ठीक है, बिफोर अगर आप ये है ना कि अब जो भी मैनेजर टाइप के लोग होते हैं, आपने अगर कॉन्करेंट ऑडिट परफॉर्म की तो देखा होगा कि हम सब रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज वगैरह आते हैं, हम ब्रांच के मैनेजर के साथ या कोई भी जैसे कंसर्न ऑफिशियल्स के साथ होते हैं, उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही उसको आगे रिपोर्टिंग देते हैं। अगर माइनर माइनर सी इरेगुलरिटीज होती है तो वो साथ के साथ रेक्टिफाई करा लो, जरूरी नहीं है उसे रिपोर्टिंग करना। अगर कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, बड़ी ट्रांजैक्शन डिटेक्ट होती है तो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट कर दो, किसको, जो हमारी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है हेड ऑफिस का, या चीफ विजिलेंस ऑफिसर का है, जैसे ब्रांच मैनेजर वगैरह जिसके अंडर आता है उसको। और फॉलो अप एक्शन होना चाहिए कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट्स का, यानी रिप्लाई जो है, रिप्लाई बाय मैनेजर्स, उनको मैनेजर्स को जो अपने बैंक को है उसको रिपोर्टिंग उसका जवाब देना पड़ता है। तो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज ऑडिट कमेटी के ऊपर। ऑडिट कमेटी में क्या होता है कि जो भी आरबीआई ने सर्कुलर निकाला था कि हर बैंक को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी होता है। मेनली हम जो यहाँ पे इसमें कवर करेंगे कि ऑडिट कमेटी का जो पार्ट है वो कौन कौन बन सकता है, मेंबरशिप कौन कौन हो सकता है ऑडिट कमेटी में, या तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या फिर सीजी का कोई नॉमिनी हो, ठीक है, एंड आरबीआई का मतलब आरबीआई के नॉमिनीज या सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनीज, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट का डायरेक्टर हो कोई, एंड वन कोई ऐसा हो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होना चाहिए। तो ये सब लोग जो है मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट कमेटी का पार्ट जो है बन सकते हैं। अब ऑडिट कमेटी का क्या फंक्शन होता है कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी एक विजिलेंस का काम करते हैं, ओवरसी करते हैं ऑपरेशंस को, और पूरी ऑडिट की जो टोटल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं बैंक्स के अंदर। तो जो कमेटी है वो रिव्यू करती है इंटरनल इंस्पेक्शन या ऑडिट फंक्शंस को बैंक को, और स्पेशल एम्फेसाइज देती है उस सिस्टम को, उसकी क्वालिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को, और फॉलो अप एक्शंस को परफॉर्म करके। जो ये कमेटी है उसको रिव्यू करना पड़ता है सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट को, रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिटर को। देन ऑडिट कमेटी कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिट के लिए जो स्पेशल होती है, तो मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट बताएगी, ये सारे पॉइंट्स हैं, रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगी, उनकी क्वालिटी वगैरह को कंसीडर करेगी। कंसीडरिंग द कवरेज ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट एंड द स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ द वर्क, तो देयर नीड टू बी, यानी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि जी भी काम इतना बढ़ गया है, एक्सेसिव डिपेंड हो रहे हैं आईटी वगैरह के ऊपर, तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये बताता है कि जो आपका ऑडिटर्स का जो स्टाफ है ना उसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करती है, ताकि उनको ट्रेनिंग किसके लिए दी गई, स्पेशल फील्ड जैसे फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग, जो जो काम बैंक परफॉर्म करता है उसके, कंप्यूटराइजेशन के रिगार्डिंग, जहाँ एरिया ऑफ इनकम लीकेजेस हो सकती हैं, या कोई फ्रॉड जहाँ पे होने के चांसेस है, या फिर जहाँ पे
डिटरमिन क्रेडिट रेटिंग वगैरह का जो भी बैंक के काम है उसके रिगार्डिंग। द बैंक कैन ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट वेरियस प्लेसेस ताकि क्वालिटी ऑफ ऑडिट मेंटेन हो सके। तो ये था बैंकिंग चैप्टर। बहुत वास्ट टॉपिक था, बट इसको अगर हम एक प्रोसेस समझते हुए करें तो सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए जाएंगे। वेरिफिकेशन के ऊपर आप ज्यादा फोकस मत देना और इन टॉपिक्स को कवर अप करते जाएंगे तो इट वुड बी वेरी यूजफुल। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अगर आप बार बार रिवाइज करते हो तो यू कैन इजीली लर्न द कीवर्ड ऑफ द चैप्टर। तो एक क्वेश्चन जो मैं आपके साथ यहाँ पे कवर करने चाहती हूँ कि वो है जो फर्स्ट क्वेश्चन, कि अगर मान लो कोई आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुए हो, ठीक है, आपको ऊपर ये यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द कि जो आपके एक्रूअल इनकम बेसिस पे आपने जो भी मैनेजमेंट ने थी या बैंक ने थी वो डिविडेंड जो सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड से उसे अटेन करने वाला था उसने उसको एक्रूअल बेस पे कर लिया। बट यहाँ पे आपको एक ये स्पेसिफिकली एक पॉइंट को लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली एक पॉइंट लर्न करना पड़ेगा कि जो भी आपको क्या, वैसे तो जो बैंक्स हैं उसको कैश बेसिस पे ही अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे जो है कि अकाउंटिंग है वो अलाउड होती है। तो चलिए इसके आंसर को हम रेफर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बैंक्स को क्या होता है कि अगर देखो कोई भी आपको कॉर्पोरेट बेसिस पे जो उसको एक्रूअल बेस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो जहां पे जो है कि उनका एनुअल जर्नल मीटिंग में वो चीज डिक्लेयर हो गई है। तो यानी जो उसने बैंक ने गलती की आपने बिना आफ्टर द बैलेंस शीट डेट तो डिक्लेयर हुआ था हमारा जो डिविडेंड था शेयर्स के ऊपर या म्यूचुअल फंड के ऊपर उसने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया, तो वो यहाँ पे गलत चीज थी। तो यहाँ पे अब क्या कहते हैं कि आपको अगर जहाँ पे प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तो आप उसको एक्रूअल बेस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स आप प्री डिटरमाइंड तो उसको एक्रूअल बेस पे रिकॉर्ड कर लो, और प्रोवाइडेड कि जो ये इंटरेस्ट है वो रेगुलरली सर्व होना चाहिए और कोई भी अरियर में ना हो। और आपको मतलब आगे क्या क्लैरिफाई किया है कि बैंक इनकम एक्रूअल बेसिस पे उन सिक्योरिटीज की भी हो सकती है जहां पे वो उसके रिगार्डिंग जो उसकी रीपेमेंट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो है गारंटी दी हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हमने कवर किए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस क्वेश्चन को आप मत छोड़िएगा, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। और बाकी क्वेश्चंस भी आप रिव्यू करिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे बताइएगा। आई विल हेल्प आउट कि आपकी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। एंड प्लीज लाइक टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।